लोग ये समझते तो हैं कि कलयुग चल रहा है, लेकिन ये समझकर गलती कर बैठते हैं कि जितनी भी तरह की कष्ट, पीड़ा, हिंसा इस दुनिया में है वह सब अपने आप निर्मित हुई। और ऐसे में वह अनजाने में राक्षस को भी अच्छा मानने का गलती कर बैठते हैं। आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। राक्षस आपके आंखों के सामने हर पल आता है, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। ये सही नहीं है। यूनिवर्सल लॉ को ही ले लीजिए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। डिसेंशन साइकिल में हमारे दुनिया में बुराइयों को दोनों फिजिकल और सब्टल लेवल पे फ्लक्चुएशन क्रिएट करके उभारी गई है। जब उभारी जा रही थी तब उस वक्त कुछ गिने चुने लोग तो समझ गए कि अब समय का पहिया घूम रहा है, लेकिन बाकी के लोग उन जालों को अपनी बैठती हुई जागरूकता की वजह से नहीं समझ पाए और ऐसे ही वो कलयुगी दिमाग हासिल कर लिए। हर डिसेंशन साइकिल में वो आते हैं। ऐसे ही बुराइयों और अच्छाइयों के बीच में बैलेंसिंग होता है। अब वो अपने गोल के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं, जो कि है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आप में से कईयों को अब इसके बारे में पता है। मैंने इसे थर्ड पार्ट में बताने के लिए रखा था, जो कि मैं समय पे पूरा नहीं कर पाया। नियति को ऐसा मंजूर था कि मैं इस टॉपिक को आपके सामने और जिनको नहीं पता है उनके सामने एक आखिरी पुकार के रूप में लेके आऊँ। तो पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई सारे लोग अभी भी हैं, मेरे YouTube सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिनको ये नहीं पता है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि अवेकनिंग क्या है। अवेकनिंग मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी नहीं है करप्ट सिस्टम को पहचानना, जो माइंड कंट्रोल की जाल बिछाई गई है, इन सब को पहचानना, ये सब अवेकनिंग नहीं है। आर्कोनिक डिसेप्शंस को पहचानना, मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शंस को पहचानना, ये सब अवेकनिंग नहीं है। तो अवेकनिंग क्या है? अवेकनिंग है अपने इनर सेल्फ को पहचानना, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना ही अवेकनिंग है। बाकी सब तो आपके अंदर हुई डेवलपमेंट का झलक है। अभी जो आप करप्ट सिस्टम को पहचान पाए हैं, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपके अंदर कुछ चेंजेस हुई थी, कुछ डेवलपमेंट हुई थी। उसी का ये सब झलक है कि आप करप्ट सिस्टम को पहचान पाए, माइंड डिसेप्शन आदि को पहचान पाए, आप मैट्रिक्स को पहचानने लगे और आपकी इस दुनिया में अवेकनिंग हुई। तो रियल अवेकनिंग वही है, इनर सेल्फ को पहचानना, इनर सेल्फ को डेवलप करना, यही रियल अवेकनिंग है। जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उतनी ही आप मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शंस को पहचान पाएंगे और इस मायावी दुनिया के परे जा पाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंतर्गत दुनिया भर के प्रमुख नेता, बिजनेसमैन और कई सारे स्पेशल लोग मिलकर हमारे बारे में बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। और 2021 में तो उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अलग डिसीजन लिया। 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूनाइटेड नेशंस के साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ और कई सारे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन और पावरफुल इंडिविजुअल्स, लीडर्स, पॉप्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के साथ मिलकर अभी के प्रेजेंट पूरे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को, कोविड को एज ए एक्सक्यूज़ लेकर इसको पूरी तरह से बदलने का डिसीजन लिए। उस मिशन को ग्रेट रीसेट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर एजेंडा 2030 के नाम से जाना जाता है। 2030 तक हमारी दुनिया को वो ऐसा बनाने पे काम कर रहे हैं। वर्ल्ड वार 3, कोरोना, 5G, ये सब उसी के तरफ ले जाने के लिए साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, जिसे हर कोई नहीं समझ सकता है, सिर्फ शातिर दिमाग से ही समझा जा सकता है। स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि 2030 तक वो हमारी दुनिया को कैसा बनाना चाहते हैं, तो अभी ही वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। यह है इंग्लिश में और ये हिंदी में। इन पॉइंट्स को अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा।
गूगल ड्राइव में आपके लिए कुछ हिंदी वीडियोज स्टोर करके रखी हुई है। क्लाउस श्वाब, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चेयरमैन है, वो खुद कहता है कि 2030 तक आपके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप खुश रहेंगे। मतलब कि 2030 तक ना ही आपके पास अपनी कोई गाड़ी होगी, ना ही आपका अपना घर होगा, ना ही प्राइवेट ज़मीन होगी, किसी भी तरह का चीज़ आपका अपना नहीं होगा। यहाँ तक कि भोजन भी और कपड़े भी आपके अपने नहीं होंगे। उस वक्त तक सब कुछ सर्विस बन गया होगा। जो कुछ भी आपको चाहिए होगा आपको किराए पे लेना होगा। यानी कि उस वक्त तक आपके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको खुश रखने की कोशिश की जाएगी और आपको खुश डोपामिन का शिकार बना कर रखा जाएगा। डोपामिन के बारे में मैंने एक वॉइस मैसेज टेलीग्राम पे भेजा था, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो मीडिया के द्वारा बड़े बड़े नेताओं के मुंह से जो आप सुनते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आप में से कई लोग बिलियनरी बनने का जो सपना देखते हैं वो कभी पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि वह सब कुछ आपको फंसाकर चीज़ों को मैंडेटरी कर कर आपसे छीन लेंगे। एजेंडा 21 के बारे में हम सब स्कूल में पढ़े हैं। बताया तो जाता है कि ये पूरी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, लेकिन जब आप न्यू वर्ल्ड के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जाने के लिए ये एक मास्टर प्लान है। इस प्लान को सातिर दिमाग से ही समझा जा सकता है। वास्तव में इसके पीछे का सच्चाई ये है कि एजेंडा 21 के ज़रिए वो लोकल लेवल पे बदलाव करके हमें 2021 तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ले जाने वाले थे, लेकिन वो असफल हुए। तो इसको वो लोग एजेंडा 2030 में बदल दिए, जिसके अंतर्गत अब वो लोकल लेवल के बदले ज़्यादा फोकस नेशनल लेवल पे बदलाव करके हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो अब स्पीड अप कर चुके हैं। इस प्लान के ज़रिए वो सभी चीज़ों पे कंट्रोल ले लेंगे, ज़मीनों को, नदियाँ और पानी को, भोजन को, प्लांट्स और मिनरल्स को, कंस्ट्रक्शंस और प्रोडक्शंस को, एनर्जी को, डाटा और इन्फॉर्मेशन जो इधर उधर शेयर होता है इसको, ट्रांजैक्शंस को, टेक्नोलॉजी को, ट्रांसपोर्टेशंस को, धरती पे मौजूद सारी चीज़ों को कंट्रोल में ले लेंगे। यही है एजेंडा 21 और 30 के पीछे का डार्क सीक्रेट। पूरे ह्यूमंस और एनिमल्स को, इवन धरती को ही 2030 तक पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। 2030 तक वो सब कुछ आपसे छीनेंगे नहीं, बल्कि आप पे ऐसी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करेंगे कि आप खुद ही अपना सब पावर्स उन्हें दे देंगे। आपको लगेगा कि वे लोग आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। मीडिया वाले तो आपको यही बताते हैं कि ये सब कुछ आपके अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन आपका ये गलत फहमी और मीडिया पे भरोसापन ले डूबेगा। उनके सभी साइकोलॉजिकल गेम को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो आजकल दुनिया में हो रहा है उस पर अटेंशन देना शुरू करना पड़ेगा। ब्रेन वॉश करने के लिए कई सारी जाल जो बिछाई गई है उसको पहचानना होगा और सोच विचार करके इवेंट टू इवेंट, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके समझना शुरू करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आपको ये सब कुछ सुनने में नया लग रहा है तो प्लीज़ इसको हल्के में ना लीजिएगा। आपके हाथों से टाइम काफ़ी निकल चुका है और छूटने की कगार पे है। उस दौरान आपको ये वीडियो मिली है। एक आखिरी पुकार है आपके लिए, हमें पहचानिए और हमारे साथ आ जाइए। हम करोड़ों के तादाद में हैं जो कि जागरूक हो रहे हैं, अपनी दुश्मनों को पहचान कर आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, मायावी दुनिया के छलाओं को पहचान कर आगे बढ़ रहे हैं, जीवन के पीड़ा, कष्ट और परेशानियों पे जीत पा रहे हैं। ओवरऑल बोलूँ तो अपनी चैतन्य शक्ति को बढ़ाने पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ आ जाइए। ये सभी बातें सुनकर अगर आपको लगता है कि आप मेरे पे विश्वास ही क्यों करें, तो मैं आपको बता दूं, मैं अकेला नहीं हूँ जो आपसे ये बोल रहा हूँ। हम करोड़ों के तादाद में हैं। इतने लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते हैं
इसके बारे में विचार करिए और अपने दुश्मनों को पहचानिए। उनका ये एंड गोल है, वो इसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अगर आप हमारे साथ आते हैं, हमसे कनेक्ट रहेंगे, तो आपका भी अच्छा होगा। वो एलिट्स हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। हमसे सब कुछ छीनना उनका बस इतना ही प्लान नहीं है, बहुत कुछ है। एक और जो सबसे बड़ा उनका प्लान है वो है ट्रांसह्यूमैनिज्म, एक ऐसा जाल जिसके द्वारा साउल्स को बुरी तरह से कब्जे में लिया जा सकता है। हमारी बॉडी एक एडवांस बायोकेमिकल इलेक्ट्रिकल मशीन है और एआई हमारे इसी एडवांस बॉडी का कॉम्प्रेस्ड रूप है। यह हमारे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शक्तियों का स्वरूप है। एआई हमारे द्वारा ही आया, यह हमारे ही पावर ऑफ क्रिएशन का कमाल है। जो एआई कर सकता है वह सब हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कैलकुलेटर को ले लीजिए, कितना फास्ट कैलकुलेशन करता है ये, है ना। लेकिन साथ में आप ये भी सुने होंगे कि कई सारे कैलकुलेटर मैन थे जो कैलकुलेटर के स्पीड जितना करते थे। तो हमारे अंदर इसी एआई डिवाइस की पावर है, इसलिए इस डिवाइस को हम फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर पाएँ। नहीं होती तो कभी बना ही नहीं पाते। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जो कैलकुलेटर बनाया होगा तो पक्का वो भी कैलकुलेटर जितना तेज़ होगा। नहीं, थोड़ा विचार करते वक्त गहराई में जाइए, आपको पता चलेगा कि माइंड जैसी कोई चीज़ भी होती है जो शक्तियों को अनलॉक होने से पहले ही उसे फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर देती है। दूसरा एग्जाम्पल आप लाई डिटेक्टिंग मशीन को ले लीजिए। अभी भी आप किसी की बात सुनते हैं तो आपको कभी कभी एहसास हो जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। बाद में जब आपको असलियत पता चलती है तो आप चौंक जाते हैं कि वाह, मैं तो पहले ही सच जान गया था। जब आप अपनी इस शक्ति को उभारेंगे तो लाई डिटेक्टिंग मशीन की पावर हासिल कर लेंगे। असल में आपकी पीनियल ग्लैंड की शक्ति अनलॉक हो जाती है, जिसके मदद से आप पर्दे के पीछे की सारी सच्चाई को फील कर सकते हैं। हमारे इसी ग्लैंड की शक्ति को फिजिकल वर्ल्ड में लाई डिटेक्टिंग मशीन बनाकर मैनिफेस्ट कर दिया गया। इसी तरह से कंप्यूटर भी हमारे ही शक्ति का स्वरूप है, स्पेशली ब्रेन पावर का स्वरूप है। और लाइट्स, ये भी हमारे ही शक्ति का स्वरूप है। मॉडर्न साइंस में भी अब ये बात आ चुकी है कि हमारी बॉडी लाइट प्रोड्यूस करती है। इसी पावर को जब आप उभारेंगे तो लाइट बॉडी हासिल कर लेंगे, जिसे दिव्य शरीर कहा जाता है, जिसे रेनबो बॉडी भी कहा जाता है। तो ये है असली सच्चाई एआई और हमारे बीच का। अब सुनते हैं आपके रूलर्स का कि क्या प्लान है उनका इसके बारे में। वो आपके अपने ब्रेन को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, बल्कि आपके अंदर दूसरा एआई ब्रेन फिट कर देंगे और आपके ब्रेन को ना अपडेट करके बल्कि उस डिवाइस को अपडेट करते रहने पर फोकस करेंगे। न्यूरोलिंक, आप सुने हैं ना इसके बारे में। इसको आपके ब्रेन के अंदर फिट करने के लिए कई तरह का डोपामिन का लालच दिया जाएगा। कहेंगे कि इस न्यूरोलिंक के जरिए आप अपने दिमाग से कई सारे एआई डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए लगवाइए और सुपर पावर्स हासिल कीजिए। आपको इसी तरह से डोपामिन का शिकार बनाने के लिए कोशिश किया जाएगा और फिर इसमें कई मंद बुद्धि लोग फंस जाएंगे। उसके बाद ये एआई ब्रेन आपके अपने ब्रेन वेव्स को डिस्टर्ब करेगा। जैसे रेडिएशन करता है ना, वैसे ही ब्रेन वेव का बार बार डिस्टर्बेंस आपके दिमाग को डीएक्टिवेशन मोड में लेता जाएगा और फिर एक समय पे आपका दिमाग बैठ जाएगा। उसके बाद आप उतना ही करेंगे, उतना ही सोचेंगे जितना आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, बिल्कुल एक रोबोट की तरह, है ना। आपके अंदर टेलीकिनेसिस पावर होती है। इसके मदद से आप सिर्फ कुछ एआई डिवाइसेस को ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये शक्ति लेटर 5D और 6D कॉन्शियसनेस लेवल पे अनलॉक होता है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति एआई ब्रेन लगाकर शक्ति पाने के बदले कोशिश करेगा कि उस शक्ति को अपने अंदर ही डेवलप कर ले। आप कितने बुद्धिमान हैं। आपके रूलर्स आपको सिर्फ न्यूरोलिंक्स ही नहीं लगाएंगे, बल्कि आपके बॉडी में कई सारे चिप्स लगवाएंगे। एक RFID चिप्स भी है। साथ ही आपके अंदर कई सारे नैनो बोर्ड्स इंजेक्ट करेंगे। कितना तो कर भी चुके हैं।
ये सब आपको एक रेडिएटिंग डिवाइस बना देगा और फिर 5G के ज़रिए आपके सभी स्मार्ट डिवाइसेस को इवन आपको भी एक AI नेटवर्क मिला देंगे। और ये बात आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि इसके बाद सब कुछ उनके लिए देखना, ट्रैक करना कितना आसान हो जाएगा। वो उसके बाद हमें आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। उस वक्त आपके बॉडीली फंक्शंस भी ट्रैक होंगे और कंट्रोल होंगे। आपके हर एक थॉट्स ट्रैक और कंट्रोल होंगे। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। इस तरह से वह पूरी इंसानियत को अपने कब्जा में लेना चाहते हैं। वैसे इन सब के बारे में इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करना यहीं पे स्थगित करता हूँ। एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप इन सब के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो पहले ही सुन के इसको इग्नोर मत करिएगा। इसके बारे में और जानने का कोशिश करिए। गूगल ड्राइव में आपके लिए काफ़ी कुछ स्टोर करके रखा हुआ है, उसको चेक करिएगा। और हाँ, एक बात और, इस इंफॉर्मेशनल एज में अगर कोई व्यक्ति खुद का अपना रिसर्च नहीं करता है तो वह मृत व्यक्ति के समान होता है। तो आप अपनी क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ाइए और उसके अनुसार आगे बढ़ते रहिए। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आपके रूलर्स 2030 तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इस नेगेटिव टाइमलाइन में ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। उसमें लोगों को फंसाने के लिए वो कई सारे साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं और आगे भी खेलेंगे। कोविड, वर्ल्ड वार 3 जैसे चीज़ों की महंगाई बढ़ी और फिर बाद में भूखमरी आएगी। ये सब कुछ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ले जाने के लिए ही उनके द्वारा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। जो लोग उनके साइकोलॉजिकल गेम को नहीं समझ पाएंगे, विनाश उनके लिए किसी न किसी रूप में आएगा। तो नेगेटिव एंटिटीज इसी नेगेटिव टाइमलाइन की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला टाइमलाइन धरती पे आएगी नहीं। ये सब एक डिवाइन प्ले है जो कि लोगों को उनकी वास्तविकता से परिचित कराने के लिए हो रहा है। वास्तविकता से परिचित कराने के लिए, अवसर देने के लिए हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डैमेज नहीं होगा। कुछ लोगों का अज्ञानता उनके लिए और हमारे लिए भी प्रॉब्लम बढ़ाएगा ही। अब इस साइलेंट वार जारी है। कई सारे वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना होगा। शांति तो 2030 के बाद से आने लगेगा, इसलिए अभी सतर्क रहना ज़रूरी है। शांति को आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो आप खुद भी फील कर सकते हैं। लोगों में जागरूकता जो बढ़ रही है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इस धरती पे स्वीकार नहीं करेगी। और ये अवेकनिंग तो अभी और फास्ट होने वाली है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित होने से ये लोगों में बढ़ रही जागरूकता उसे रोकेगी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अभी इस वक्त इस धरती पे सिर्फ धरतीवासी ही मौजूद नहीं है, बल्कि कई सारे हायर कॉन्शियसनेस वाले बुद्धिजीवी दूसरी कई सारी दुनिया और डायमेंशन से आए हुए हैं, जिन्हें हम स्टार सीड्स, वंडरर्स, ट्विन फ्लेम्स, एसेंडेड मास्टर्स इत्यादि कहते हैं। इवन हमारे अपने सोलर सिस्टम के उच्च आयाम से भी कई सारे लाइट वर्कर्स आए हुए हैं, जो कि हमें डेवलप करने में भी मदद करेंगे और साथ ही हमारी मदद भी करेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि सभी लाइट वर्कर्स पॉजिटिव ही हैं। ट्रैप हर जगह पे है। इन्फिल्ट्रेशन हर एक पॉसिबल जगह पे हमें भ्रमित करने के लिए की गई है। तो इतने सारे जो पॉजिटिव अवतार आए हुए हैं हमारे अपने सोलर सिस्टम के हायर रियाल्म से, और कई सारी अपनी पृथ्वी के भी हैं, और भी बहुत सारी दुनिया के जो कई सारे लाइट वर्कर्स आए हुए हैं, उन सब का कॉन्शियसनेस नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा है। ये सभी तरह के लाइट वर्कर्स दुनिया के अलग अलग सेक्टर्स में रहकर अपना काम कर रहे हैं। कोई 5D से रिलेटेड आपको नॉलेज देने में मदद कर रहा है, कोई कबाल्स को एक्सपोज करके आपको उसको पहचानने में मदद कर रहा है, कोई आपके कॉन्शियसनेस को एवॉल्व करने में गाइडेंस दे रहा है, कोई मेन स्ट्रीम लाइन्स में जाकर आपको वास्तविकता से परिचित कराने का कोशिश कर रहा है, कोई एंशिएंट नॉलेज को आपके सामने लाने का कोशिश कर रहा है। ऐसे ही कई तरह के सेक्टर्स में लाइट वर्कर्स लोगों में प्रकाश बांटने का काम कर रहे हैं। अभी जितनी भी अवेकनिंग हुई है उनमें इनका हाथ बहुत है। अभी भी उनका यह काम जारी है
और ये सब हमें नए युग की तरफ बढ़ने में मदद कर रहे हैं। कलयुग का अवधि अब खत्म हो चुका है। लोगों की जागरूकता शक्ति अब सतयुग की तरफ असेंड होने लगी है। नियति हम सबको अवसर दे रही है जिसकी मदद से हम अपनी कॉन्शियसनेस को 5D तक ले जा सकते हैं। और ये यात्रा काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्थित है, कई सारी निगेटिविटी है और इस मायावी दुनिया की काफ़ी सारी मायावी बनावट है जो कि बैठी हुई है हमें रोकने के लिए। इसलिए इस यात्रा में कई सारे लाइट वर्कर्स मौजूद हैं हमारी मदद करने के लिए, हमें गाइडेंस देने के लिए। तो वह ऐसे ही हमें गुरु कृपा देते रहेंगे। अभी तो आपको मेनली वैसे ही लाइट वर्कर्स दिख रहे होंगे जो कि लोगों की कॉन्शियसनेस में, उनकी सोच में उछाल लाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा वैसे वैसे न्यू इवेंट्स क्रिएट होती जाएगी। सिचुएशन ऐसी ऐसी क्रिएट होगी कि कुछ अलग रोल प्ले करने वाले लाइट वर्कर्स भी सामने आएंगे। एग्जाम्पल के लिए पास्ट में हुई आप क्रांतियों को ले लीजिए, जैसे आज़ादी के लिए लड़ा गया युद्ध, इसको ले लीजिए। उस वक्त दुश्मनों के विरुद्ध लड़ने में सिटीजन्स का भी हाथ था, राजा महाराजा सैनिकों का भी हाथ था, साथ में कई सारे इंडिविजुअल्स भी थे। तो इसी में कई तरह के गिने चुने लोग भी दिखे जो कि स्पेशल रोल प्ले किए। ऐसे ही आने वाले टाइम में होने की बहुत संभावना है और उस वक्त कुछ स्पेशल रोल प्ले करते हुए भी दिखेंगे। वैसे कई लोग ये सोच रखते हैं कि इस ट्रांजिशन के दौरान युद्ध नहीं होगा और ये भी कि एक टाइम पे ग्रेट सोलर फ्लैश आएगा और हमारी इस ब्रह्मांड से पूरी निगेटिविटी खत्म हो जाएगा। ये बस एक मिसकंसेप्शन है जो कि कुछ इट इज़ चैनलिंग से भी रिलेटेड है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल अगर आप अपनी सेंसेस से सेंस करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी केओस इतना ज़्यादा है और निचले स्तरों पे भी मतभेद और दूसरों के प्रति नफरत और मानसिकता इतना ज़्यादा खराब है कि उन सबको सही करने के लिए हमें युद्ध भी करना पड़ सकता है। बुरे ईटीज के साथ इंटरगैलेक्टिक वार के होने का चांसेस बहुत कम है। हमारे अपने धरती पे ही कितने सारे बैड ह्यूमंस ग्रुप्स हैं, कितने सारे शैतान निचले आयाम से भी ह्यूमंस वेसल्स में आए हुए हैं और कितने सारे शैतान दूसरी दुनिया से भी ह्यूमन वेसल्स में आए हुए हैं। इन सब के साथ टकराव होने का ज़्यादा चांसेस है। अभी हमारी इन्वायरमेंट पूरी तरह से अव्यवस्थित बनी हुई है। इसको ऑर्डर में ले जाने के लिए डिस्ट्रक्शन तो ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशन से हमें लड़ने का तरीका सिखाने के लिए और साथ में मदद करने के लिए भी कई सारे लाइट वर्कर्स मौजूद हैं जो कि समय समय पर प्रकट होते रहेंगे। तो इतने सारे बुद्धिजीवी जिनके अंदर प्यार और प्रकाश बहुत ज़्यादा है, वो हमारे लिए प्यार और प्रकाश लेके आए हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो मदद करते रहेंगे। इन सब को ध्यान में रख कर आप सोचेंगे तो आप ये सेंस कर पाएंगे कि अब इस धरती पे अच्छाई का भी साथ देने वाले हैं और बुराई का भी साथ देने वाले हैं। मतलब अभी इस धरती पे दोनों पक्ष मौजूद है। तो यहाँ पे शांति आने से पहले इन दोनों के बीच में टकराव होगा ही। इन दोनों पक्षों के बीच में टकराव बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। अभी साइलेंट वार चल रहा है जिसे आप इंफॉर्मेशनल वार भी कह सकते हैं। पॉजिटिव साइड वाले लोगों की सोच में उछाल लाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको मैट्रिक्स के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेगेटिव साइड वाले वो अपनी बुरी इरादों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मुख्य रूप से युद्ध सूक्ष्म स्तर पे चल रहा है, फिर ये सब धीरे धीरे फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट होगा, तब डिस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद शांति का आगमन होने लगेगा और फिर हमारे लिए ये सब बस एक एक्सपीरियंस बनकर रह जाएगा। तो यही है इस सेक्शंस का दूसरा पॉइंट कि क्यों नेगेटिव टाइमलाइन नहीं आएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें सपोर्ट हायर रियाल्म से भी मिल रही है। प्लेनेटरी अलाइनमेंट अब चेंज हो रही है। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के एक ऐसे स्थान पे पहुंच रहा है जहां पे उच्च आयामी ऊर्जाएं मौजूद है। उस क्षेत्र में हमारा सोलर सिस्टम पहुंच चुका है, इसलिए सन बहुत सारी सोलर फ्लैशेस छोड़कर अपने आप को उस पावरफुल इनर्जिकल फील्ड में एडजस्ट कर रहा है। तो ये सब हमारे कॉन्शियसनेस पे भी इन्फ्लुएंस डालेगा जो कि हमें नई युग की तरफ बढ़ने में मदद करेगा।
कई लोग ये मानते हैं कि सेलेसियल अलाइनमेंट की वजह से एक टाइम पे जब ग्रेट सोलर फ्लैश आएगा तो हमारा कॉन्शियसनेस पूरी तरह से 5D में चला जाएगा और डीएनए भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। मतलब कि सब कोई 5D कॉन्शियसनेस हासिल कर लेगा। मैं आपको बता दूँ, ये सबसे बड़ा भ्रम है जो कि समझने की कम क्षमता की वजह से बनी हुई है। ऐसी विश्वास रखने वाले आप मुझे ये बताइए कि 4D का टाइमलाइन तो कब का शुरू हो चुका है। सेलेसियल अलाइनमेंट भी वैसी अलाइन हो गई है जो कि हमें 4D ऊर्जाएं दे रही है। तो अभी क्या सभी इंसान 4D कॉन्शियसनेस हासिल किए हैं? नहीं ना। तो जब 5D टाइमलाइन आएगा तो उस वक्त सभी का कॉन्शियसनेस कैसे 5D में चला जाएगा? ध्यान से सुनिए, वास्तव में 5D कॉन्शियसनेस का टाइमलाइन आने वाला नहीं है, बल्कि वो अभी भी है। इवन 5D प्लस टाइमलाइन भी अभी भी इस धरती पे है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कलयुग के दौरान भी कई सारे महापुरुष आए थे जिनकी कॉन्शियसनेस 5D प्लस थी, और वो भी तब जब 3D का टाइमलाइन था। आई होप आप किसी न किसी रियल साधु संत से मिले होंगे जिन्होंने कभी आपके बारे में भविष्यवाणियाँ की होगी और वह सही हो गई होगी। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। तो उस वक्त जब 3D टाइमलाइन थी तब वो ऐसे महापुरुष क्यों मिले जिनकी कॉन्शियसनेस 4D या फिर 4D प्लस थी? यह सब यही दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी, चाहे नेगेटिव एंटिटीज प्लैनेट पे कितनी भी तरह की सील्ड बना दे, तब भी एक व्यक्ति इस प्लैनेट पे रहकर हायर कॉन्शियसनेस पा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब कुछ क्वांटम फील्ड से जनरेट होता है, इनर पावर से जनरेट होता है। तो जब 5D और 5D प्लस टाइमलाइन अभी भी है और इस दौरान भी इंसान 5D कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुँचे हैं, तो जब सेलेसियल अलाइनमेंट होगी तब उसके वजह से सब कोई कैसे 5D कॉन्शियसनेस पालेगा? आई नो सेलेसियल अलाइनमेंट की वजह से वो ऊर्जाएँ भीष्ण हो जाती है, इसलिए वो सभी इंसानों पे कुछ न कुछ प्रभाव डालेगा ही। लेकिन आपको पता है, जब तक एक व्यक्ति एक चीज़ के बारे में नहीं जान लेता, उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से 5D में नहीं जाएगी। सेलेसियल अलाइनमेंट के बाद भी एक चीज़ होगी जो हमें रोकेगी। वो ना ही पॉइजनस फूड होगी, ना ही नेगेटिव एंटिटीज़ होंगे, किसी भी तरह का एक्सटर्नल चीज़ होगा ही नहीं, बल्कि वो चीज़ हमारी ही होगी। वो है हमारा माइंड। हमारी माइंड की बनावट ऐसी है ना कि हमें कई सारी इल्यूजन्स में डालती है, वैसे वैसे जालों में फंसाती है जैसा हमारा ईगो फंसाता है। उस जालों के बारे में हमें आसानी से पता भी नहीं चलता है। इसलिए जब तक आप अपनी माइंड की माया को पूरी तरह से नहीं पहचान लेते, तब तक सेलेसियल अलाइनमेंट के बाद भी जब ऊर्जाएं भीष्ण हो जाएगी, तब भी ऊर्जाएं आपके अंदर से पूरी तरह से फ्लो नहीं होगी। माइंड की माया को जब आप पहचान लेते हैं, तब उन ऊर्जाओं को अपने अंदर फ्लो होने देने वाले पोर्टल्स को खोल देते हैं। इसलिए मेन फोकस अपने माइंड की इल्यूजन्स को पहचानने पे कीजिए। मन को पवित्र करना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कितने लोगों को मैंने देखा जो कि 5D के बारे में नॉलेज रखे हैं, उनका गुण नीच कोटि वाला है, सदाचार दिख ही नहीं रहा है उनमें, और उस गुण का उन्हें एहसास तक भी नहीं है। असल में ये सब ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति मन के किसी माया में फंसा हुआ है। जब तक वो उससे नहीं निकलता है, तब तक उसकी कॉन्शियसनेस हाई होगी ही नहीं। क्योंकि ये ऐसी बात हो गई कि आप किसी कंटेनर में पानी भर रहे हैं और उस कंटेनर में होल है। मतलब कि वो व्यक्ति मेडिटेशन करके 5D कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन जो वो नीच कोटि वाली हरकतें कर रहा है, जैसे कि किसी का पीठ पीछे बुराई करना, ये हमारी कॉन्शियसनेस को नीचे कर देता है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुने। खराब गुणों को प्ले करने से हमारा कॉन्शियसनेस डाउन हो जाता है। इसलिए पूरी तरह से 5D कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए और इससे भी ऊपर जाने के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है अच्छी गुणों को अपनाना, सदाचार को अपनाना और मन को पवित्र करना। और एक जो सबसे ज़रूरी है वो है माइंड को तेज़ करना। तभी आप मन की माया को पहचान पाएंगे। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि 5D अध्ययन करने वाले लोग और जो लोग अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, वो लोग मेडिटेशन करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सब ठीक तो है,
लेकिन क्या पर्याप्त है? कितने मैंने मेडिटेटर को भी देखा है, एंड आई होप आप भी देखे होंगे, जो मेडिटेशन सही तरीके से भी तो करते ही हैं, लेकिन उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। कितने मैंने क्रिया योगी करने वाले को भी देखा है जिसका उन्हें फ़ायदा ही नहीं मिला। तो ऐसा क्यों होता है? सही क्रम करने के बावजूद भी हमें फ़ायदा क्यों नहीं मिलता? चलिए इसे एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे भी बाद में बता दूंगा कि वो एग्ज़ाम्पल मैंने कहाँ से लिया। तो आप इमेजिन करिए, आम तोड़ने के लिए आप एक आम के पेड़ के पास गए जिस पे काफ़ी सारी पके हुए आम फरे हुए हैं। तो जो आम नीचे होंगे उसे तो आप ऐसे ही अपने हाथों से तोड़ लेंगे, और जो ऊपर होगी उसको तोड़ने के लिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ को तोड़ने के लिए इवन आपको उस पेड़ पे भी चढ़ना पड़ सकता है ना? तो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है वो इसी पके हुए आम की तरह होता है। उसे पाने के लिए जैसे आप कई सारे तरीके अपनाकर आम को तोड़े, वैसे ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को पाने के लिए और उसे पूरी तरह से समझने के लिए आपको अपनी इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपका माइंड है, इसको इस्तेमाल करना सीखना होगा। देखिए, समय की अलग अलग लेवल पे अलग अलग चाल होती है। जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं तब हमारे साथ कुछ अलग ही सिचुएशन क्रिएट होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप सिंक्रोनिटीज़ को ही ले लीजिए, जो कि तब होने लगता है जब हम स्पिरिचुअली डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये सब जो पर्सनल लेवल पे हमारे साथ गतिविधियाँ होती है, इसे आप बाकियों से पूछ के पूरी तरह से थोड़े क्लियर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए पर्सनल लेवल पे सभी हो रही गतिविधियों को समझने के लिए माइंड का तेज़ होना ज़रूरी है। आप मेडिटेशन करेंगे तो उस दौरान आप पेड़ पे मौजूद सबसे निचले वाले एक्सपीरियंस को तो आसानी से पा लेंगे, लेकिन उस एक्सपीरियंस को भी पूरी तरह से समझने के लिए आपके माइंड का तेज़ होना ज़रूरी है। अगर आप इसे तेज़ नहीं करते हैं तो एक्सपीरियंस को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, और नहीं समझ पाएंगे तो आपके लाइफ में अगला चैप्टर खुलेगा ही नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। जब तक पहला पार्ट पूर्ण नहीं होता तब तक दूसरा पार्ट नहीं खुलता। इसलिए पहला प्रायोरिटी माइंड को तेज़ करने को दीजिए। इसके बाद आप एक्सपीरियंस को अच्छे से समझ पाएंगे। धीरे धीरे आप पेड़ पे मौजूद मीडियम हाइट वाले एक्सपीरियंस को भी पालेंगे, और फिर जब इन सब को पूरी तरह से समझ जाएंगे तब आप पेड़ पे मौजूद हाईएस्ट एक्सपीरियंस को भी पालेंगे, जो कि गॉड सोर्स है। इसलिए मैं इन सब को सम अप कर देता हूँ कि क्या करना ज़रूरी है। पहला फोकस अपने माइंड को विकसित करने पे कीजिए। फिर दूसरा फोकस आप सदाचार को अपनाने पे काम कीजिए, जैसे कि ट्रूथफुलनेस, केयरनेस, कामनेस, फियरलेसनेस और इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। इन सब को विकसित कीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं सदाचार को अपनाएंगे नहीं तो हमारा उससे कॉन्शियसनेस डाउन होता है। इसलिए अच्छे अच्छे गुणों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये सब जब आप अपनाने लगेंगे तब आपका माइंड पवित्र होने लगेगा। इस प्रक्रिया को हम चित्त शुद्धि बोलते हैं। इसके बाद आप मेडिटेशन को करने पे फोकस कीजिए। आप एक्सपीरियंस को भी तब अच्छे से समझ पाएंगे, आपको मतलब बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए बेसिक्स है। इसको किए बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और एक चीज़ जो मेन चीज़ है, जो कि ज़रूरी है, वो है किसी को अपना गुरु बनाना। वैसे इसके बारे में काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस है, तो पहले इसको हम क्लियर करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि क्यों गुरु हमारे लिए ज़रूरी हैं।